स्टार्ट है। स्टार्ट है। अच्छा, आपका बोलता नहीं है कि यू आर रिकॉर्डिंग ना? हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, ठीक हो रहा है ना? तो दिख रहा है ना? हाँ, ठीक चलता है। सेकेंड ठीक है, चलिए। तो हम लोग आज शुरू करते हैं SST। SST में बेसिकली है कि 60 नंबर का क्वेश्चन रहता है ना? तो 60 नंबर के क्वेश्चन में हम ये समझेंगे कि आखिर ये 60 नंबर क्वेश्चन में इसका पैटर्न क्या है, यानी कि 40 नंबर जो पूछता है जीके जीएस टाइप का, और उसके बाद जो 20 नंबर का पेडागोजी है, उस दोनों पैटर्न को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि आखिर इसका नेचर क्या है पूछने का। तो सबसे पहले हम सिलेबस को थोड़ा देखते हैं, सिलेबस में क्या कहता है। सबसे पहले हम पेडागोजी के सिलेबस को देख लेते हैं, उसके बाद जो टॉपिक है वो तो समझ में आता है, एनसीईआरटी का सारा टॉपिक है। ठीक है। तो पहला सामाजिक विज्ञान की प्रकृति है ना। तो जैसे कि इसमें समझना यह है कि सोशल साइंस को आखिर मतलब किस तरीके से देखा जाता है, एक टीचर के नज़रिए से और एक मतलब स्टूडेंट को पढ़ाने के नज़रिए से। मेन पेडागोजी का मतलब यही है सोशल साइंस में कि हम मान लो पेडागोजी तो पढ़ लिए बच्चों के लिए, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, लेकिन सामाजिक अध्ययन जब पढ़ेंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसके पढ़ाने का शिक्षण शास्त्र कैसा होना चाहिए, है ना। तो पहला पॉइंट है सोशल साइंस और सोशल स्टडीज का अर्थ, है ना। तो ये हम लोग देखेंगे कि सोशल साइंस और सोशल स्टडीज का अर्थ क्या है। सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज, एक मिनट। देखिए इसमें क्या है ना कि जो हमारे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम चर्चा जो है ना, राष्ट्रीय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसमें ये बताया गया था शुरू में भी कि बच्चों का उद्देश्य जो शिक्षक का जो उद्देश्य होता है, बच्चों के अंदर विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित करना, है ना। तो इसमें ये है कि इन सभी विषय जो भी है ना, इतिहास, भूगोल, इन सबको जोड़कर पढ़ाना। यानी कि जैसे मान लो हम पढ़ा रहे हैं गरीबी क्या है ना, तो गरीबी क्या है, तो ये अर्थशास्त्र का विषय है, लेकिन क्या है कि ये भूगोल से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। किसी सहारा क्षेत्र हमारा अफ्रीका का है, तो वहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि चलो गरीबी है तो सिर्फ मतलब उसका व्यक्तिगत कारण या सामाजिक कारण जिम्मेवार है, भौगोलिक कारण भी जिम्मेवार है। इतिहास भी हम देखेंगे कि इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है। नागरिक शास्त्र में भी हम देखेंगे कि सरकार क्या इसके लिए कर रही है। यानी कि सोशल स्टडीज का उद्देश्य ये है, एनसीईआरटी भी ये बार बार कहता है कि उसको एक तरह से समग्र में देखना और सबको जोड़कर समझना। ये सबसे पहला उद्देश्य होता है सोशल साइंस और सोशल स्टडीज का। और दूसरा उद्देश्य ये होता है कि बच्चों के अंदर विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित करना है। कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो विश्लेषण करने के लिए सिखाना। अब विश्लेषण का संबंध क्या है, कार्य कारण संबंध। यानी कोई घटना घटी है, उसका कारण क्या है। यानी कोई हम पढ़ा रहे हैं कोई टॉपिक, उसका कारण भी समझाएंगे और उसका आपसी संबंध भी समझाएंगे कि इसका संबंध उससे किस प्रकार से है, और परिणाम क्या हो रहा है ना, और प्रभाव क्या पड़ रहा है। जब इस तरीके से हम पढ़ेंगे ना सोशल स्टडीज को, तभी जाके हम उसके क्वेश्चन को भी देखेंगे कि इसी तरह से पूछ रहा है और समझ पाएंगे। और यही प्रकार से मतलब हर तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है इसी टाइप में, तो वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का उद्देश्य, जो भी हमने बोला कि लोगों में यानी कि बच्चों में खास करके जो विश्लेषणात्मक क्षमता है वो विकसित करना। और तीसरा हमारा है दैनिक जीवन से सामाजिक विज्ञान का क्या संबंध है। तो ये हम जो भी पढ़ाएंगे ना उसको दैनिक जीवन से जोड़कर बताएंगे, उसके रियल लाइफ में क्या एग्जांपल है, समाज में क्या चल रहा है, उससे जोड़कर पढ़ाना। और तीसरा चौथा है सामाजिक विज्ञान में आलोचनात्मक चिंतन, जो हमने बोला कि कोई भी टॉपिक है उसके पॉजिटिव निगेटिव, है ना, हर एस्पेक्ट्स को देखना है। इसीलिए सामाजिक अध्ययन को एक तरह से ये भी कहा जाता है, यह विज्ञानों का विज्ञान इसलिए क्योंकि इसमें हम कार्य कारण संबंध भी देखते हैं, इसलिए सोशल साइंस लिखा हुआ है। साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस का मतलब होता है कारण ढूंढना, क्यों का जवाब ढूंढना, है ना। तो ये सब सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य होता है। दूसरा सामाजिक विज्ञान में शिक्षण कैसे होता है, उसमें बच्चे कैसे सीखते हैं। तो हमने इससे पहले पेडागोजी पढ़ा, वही सब है ना कि प्रीवियस नॉलेज, है ना। प्रीवियस नॉलेज यानी कि पूर्व ज्ञान की रचना करते हैं, पहले से बच्चा कुछ सीखा हुआ है
और उसके माध्यम से हम कुछ बताएंगे जोड़कर, तो उसको मतलब उससे जोड़कर समझ पाएगा, अच्छा हाँ ऐसा होता है, हमने बचपन में ऐसा देखा था। तो इसलिए पूर्व ज्ञान का उपयोग करना है। तो पेडागोजी में पूछेगा ना कि पूर्व ज्ञान बच्चों के सीखने में क्या होता है, सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है। यही सब पेडागोजी में ही रहेगा जो पहले हमने बताया ना, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति में वही बात है कि वो आलोचनात्मक क्षमता विकसित करना, विश्लेषण करना सिखाना, दैनिक जीवन से जोड़कर बताना, यही सब पॉइंट रहेगा, यही सब वर्ड रहेगा, समझे। और दूसरा इसमें हम बता रहे हैं कि पूर्व ज्ञान, यानी कि पहले ज्ञान का बच्चा प्रयोग कर रहा है तो उसको हम बुरा नहीं मानेंगे, उसको सीखने में वो मदद करेगा। तीसरा है अनुभव आधारित अधिगम, यानी कि एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होना चाहिए। बच्चा उसको एक्सपीरियंस कर सके, वो अपने जीवन में उसको अनुभव करे जो हम बता रहे हैं, तभी जाकर उसके ज्ञान का हिस्सा बनेगा। और चौथा है चर्चा एवं प्रश्नोत्तरी, यानी कि हमको डिस्कस करना होगा, सवाल जवाब पूछने का मौका देना होगा। जैसे रात हम पढ़ रहे थे ना, डेमोक्रेटिक टीचिंग, याद आ रहा है ना? तो डेमोक्रेटिक टीचिंग यही था ना कि हम बच्चों को भी सवाल पूछने का अवसर देंगे, तभी बच्चे जुड़ पाएंगे। और पांचवा है समस्या समाधान आधारित शिक्षण, यानी कि अभी हम लोग गए थे, ट्रेनिंग में गए थे, है ना। तो ट्रेनिंग में इसी बात पे चर्चा हुई थी, समस्या समाधान आधारित शिक्षण, यानी कि कोई समस्या आती है तो उसको हमको समाधान करना है, और समाधान करने के लिए वही है कि विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। और ये नेक्स्ट कीवर्ड हमारा है खोज अन्वेषण आधारित अधिगम, जो हम सीडीपी पढ़े भी थे कि डिस्कवरी, है ना, डिस्कवरी बेस्ड है। बच्चे को अगर सिखाना है खोज आधारित अधिगम, तो उसको हम क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, है ना। एस्केप फोल्डिंग जो बताए थे, एस्केप फोल्डिंग करेंगे उसका, और उसको हेल्प करेंगे, चलो तुम यहाँ से सर्च करो, यहाँ सर्च करो, तो खोज आधारित अधिगम को बढ़ावा देंगे। ये भी ध्यान रखना, यही सब कीवर्ड रहेगा पेडागोजी में। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन तो देखना कि अच्छा ये सिलेबस से कितना मैच करता है, ठीक है। अब तीसरा है हमारा जो इसका पेडागोजी का सिलेबस है, इतिहास का शिक्षण कैसे करेंगे, है ना। इतिहास का शिक्षण करने के लिए अब हम आ जाते हैं सिलेबस पे, टॉपिक पे, यानी कि जो हमारा इतिहास का है सिलेबस वो पढ़ेंगे बाद में, बट उसका हम अध्ययन कैसे करेंगे, शिक्षण कैसे करेंगे। पहला प्राथमिक या द्वितीयक सोर्स का इस्तेमाल करना, इसको हम समझते हैं। प्राथमिक सोर्स क्या होता है, जो हमारा पाठ्य पुस्तक है ना, और जहाँ से ज्ञान का सृजन होता है। प्राथमिक स्रोत में हम अनुभव से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे के अनुभव से जो बातें जुड़ी हुई है वो भी प्राथमिक स्रोत में आएगी, ये भी ध्यान देना है। और जो किताब में लिखा हुआ है वो भी प्राथमिक स्रोत में आएगी, यानी कि जहाँ से ज्ञान का सृजन शुरू होता है। या तो बच्चे अपने अनुभव से सीखेंगे, है ना, ऊपर हमने देखा, या तो बच्चे किताब के माध्यम से सीखेंगे, या हो सकता है वो अपने घर में कुछ देखते हैं आसपास समाज में, जो वो खुद देखते हैं और जो खुद कर पाते हैं, वो हो गया प्राथमिक स्रोत। सेकेंडरी सोर्स क्या हो गया, सेकेंडरी सोर्स जो इस्तेमाल नहीं करना है, यहीं से आएगा क्वेश्चन कि सेकेंडरी सोर्स प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स में आ जाता है क्या, जो हम नहीं देखें, मीडिया हो गया, टेलीविजन हो गया, है ना, इसमें क्या हो गया, हम शामिल नहीं है, यानी बच्चा शामिल नहीं है ना, उसको जानकारी मिल रही है, फिर जाके वो अपने ज्ञान का हिस्सा वो बनाएगा, समझे। म्यूट करके बोलिएगा, कुछ बोलना होगा तो उनको, ठीक है। तो ये सेकेंडरी सोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है इतिहास शिक्षण में, ये ध्यान रखना है। और दूसरा है टाइमलाइन का प्रयोग करना, यानी कि किस समय क्या घटना घटी, ये भी बच्चे को बताना है टाइमलाइन के माध्यम से, ताकि बच्चे उसको जोड़ पाए, अच्छा इसके बाद ये, इसके बाद ये हुआ। घटनाओं को क्रम में समझाना, यही सब कीवर्ड रहेगा पेडागोजी में, कि घटना जो घटी है ना उसका क्रम समझाना। जैसे मान लीजिए अभी हम इतिहास पढ़ा रहे हैं, स्कूल में इतिहास ही पढ़ा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो हम उसका एग्जांपल देते हैं क्रम में कैसे समझाना है। जैसे मान लीजिए प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, तो प्लासी का युद्ध जब हुआ था, तो प्लासी के युद्ध में जब हम हार गए थे, उसके बाद देखना कि एक तरह से हम कमजोर हो गए, शासक जो थे वहाँ के। फिर बक्सर का युद्ध होता है, तो बक्सर का युद्ध जो होता है, प्लासी के युद्ध हारने के बाद एक तरह से उसी की कमजोरी जो होती है वो अंग्रेज उसका फायदा 64 में उठाता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं द्वैत शासन होता है, यानी कि द्वैत शासन इसलिए हुआ क्योंकि बक्सर के युद्ध में हम हार जाते हैं और एक साथ 3 शक्ति हराता है, बंगाल, अवध और नवाब जो होते हैं, बंगाल और अवध और मुगल शासक। फिर जाकर हम देखते हैं कि अच्छा बक्सर का युद्ध हुआ, तो इसके कारण से क्या हुआ, दीवानी अधिकार मतलब वो ले लिया अपने पास, वो राज्य ये अंग्रेज, यानी कि राजस्व वसूलने का अधिकार, इसको प्रशासन छोड़ दिया। उसके बाद देखते हैं कि तीनों शक्ति एक साथ हुआ ना, इसी कारण से देखा कि अच्छा ये सब कमजोर तो हो रहा है लेकिन एक साथ एकजुट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि सहायक संधि का इस्तेमाल किया। बोला कि आप लोग कमजोर हैं, आप मतलब आप लोग का मदद करने के लिए
मतलब आए हैं और अपनी सेना को हटा दीजिए, हम अपनी सेना आपको आपके पास रखेंगे और आपकी मदद करेंगे। लेकिन वो तरह से उसका चाल था कि कैसे इसको और कमजोर किया जाए। तो हमारी भारतीय सेना को भंग कर देता है सहायक संधि में लॉर्ड वेलेस्ली, है ना। और बाद में फिर क्या करता है, वो अपनी सेना रखता है और बाद में और उसको और कमजोर कर देता है। कहने का है घटनाओं को इतिहास में क्रम में जब तक नहीं समझाएंगे तब तक बच्चे उसको न टुकड़ों टुकड़ों में देखेंगे। पलासी को अलग पढ़ेंगे, बक्सर को अलग पढ़ेंगे, वो सहायक संधि को अलग पढ़ेंगे, लेकिन उसका ज्ञान का सृजन जो होगा वो विश्लेषणात्मक तरीके से नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये मेरे कहने का उद्देश्य था। इसीलिए इतिहास विषय को कहा जाता है कि घटनाओं के क्रम में समझाना और उसका एक दूसरे से लिंक जोड़ना, ठीक है। और चौथा पॉइंट ऐतिहासिक चिंतन, यानी कि हिस्टोरिकल रूप से इतिहास में जो घटनाएं घटी है या जो कुछ हुआ है उसको भी हमें मतलब चिंतन का हिस्सा बनाना है। कि उस समय मान लीजिए भगवान बुद्ध का जो काल था वो भी धर्म के बारे में था, तो आज भी धर्म है। तो उस समय का बौद्ध धर्म क्या था और अभी का बौद्ध धर्म क्या है, दोनों में क्या अंतर है ना। तो ये हो गया हिस्टोरिकल चिंतन करना। तो हिस्ट्री में क्या था उसका स्वरूप और आज उसका स्वरूप कैसे है, समझ में आ रहा है। और पॉइंट है अगला, इतिहास को रटने के वजह समझना। देखो यही बात है, इतिहास को रटना नहीं है, उसको समझना है। और रटना वो क्या होता है, जो थोड़ा बहुत वर्ड तिथि रहता है उसमें, किसी का राजा का नाम है तो वो सब अपने याद हो जाएगा। जब हम कहानी समझेंगे ना तो अच्छा ये था वो था, तो उसको रटना नहीं है घटनाओं को, उसको समझना है। ये था हमारा इतिहास पढ़ाने का एक तरह से तरीका, इतिहास शिक्षण कैसे किया जाए। अब यही से पेडागोजी आपसे पूछेगा, ये इशू है ये सब इतिहास शिक्षण में। जब इतिहास शिक्षण में पेडागोजी आएगा तो यही जो 5-6 कीवर्ड को हमने बताया है ना, देखिएगा यही अभी क्वेश्चन देखेंगे, यही सब आएगा। और इसको अगर हम समझे हुए कि इतिहास हमको पढ़ना कैसे और पढ़ाना कैसे है, इसका मतलब है कि हम उस क्वेश्चन को उस तरीके से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। रटना नहीं है, घटनाओं को क्रम में समझना, टाइमलाइन का प्रयोग करना है, प्राथमिक या द्वितीयक स्रोत का इस्तेमाल करना है। सॉरी, इसमें द्वितीय स्रोत भी है, उसमें बोले थे कि अच्छा द्वितीय स्रोत, हाँ द्वितीय स्रोत ये सब आता है कि मीडिया, टेलीविजन, जिसमें बच्चा खुद शामिल नहीं है, उसको कहीं और से जानकारी इकट्ठा कर रहा है, समझे, वो हो गया द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत में बच्चा खुद उसमें जुड़ा हुआ, उसका अनुभव हो गया, उसका अपना घर के आसपास का माहौल हो गया, किताबें हो गई, ये हो गया प्राथमिक स्रोत, ठीक है। अगर भूगोल के शिक्षण का मतलब क्या है तरीका, पहले मैप और गोलों का प्रयोग करना। तो बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो मैप और गोलों का प्रयोग करेंगे, मानचित्र कौशल सिखाएंगे। तीसरा, स्थानीय पर्यावरण से जोड़कर पढ़ाना। वही है कि पर्यावरण को पढ़ाएंगे जब कुछ भी चीज, तो हमारे आसपास के पर्यावरण से जोड़कर भूगोल को बताना। चित्र, मॉडल और चार्ट का प्रयोग करना, है ना, ये सब है। अब 5वां इसमें है, अच्छा, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, है ना। ये तीसरा है भूगोल का आ गया, है ना, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, है ना 5वां पॉइंट। वही पीडीएफ खोले मैंने, वही वाला पीडीएफ का मतलब फोटो पेज। इसमें हमारा इतिहास हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या लोकतंत्र है, इससे क्वेश्चन आप बना रहे थे ना लोकतंत्र का। तो लोकतंत्र का क्वेश्चन आएगा तो लोकतंत्र ये नहीं कहेगा लोकतंत्र के बारे में एक लाइन लिख देगा, वो कोई मुद्दा देगा और उसके माध्यम से आपसे उम्मीद करेगा कि आप लोकतंत्र को समझते हैं कि नहीं समझते हैं। उसमें मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक में कोई ऐसा सेंटेंस लिख देगा जिसमें लोकतंत्र की चर्चा रहेगी, तो उसको लोकतंत्र का मेन अर्थ समझना है उसके माध्यम से। तो लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र में, ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस का डेफिनेशन है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, है ना, जनता की सरकार। लेकिन इसमें मेन कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी सरकार होती है ना, तो कोई भी सरकार जो होती है वो जनता के बिहाफ पे, यानी कि उसके बदले शासन कर रही है। वो सरकार नहीं है, सरकार जनता है ना, वो उसके बदले शासन करती है। और हम लोगों के पास उसका एक तरह से अधिकार होता है कि हम कैसा सरकार चुने। तो इस बार जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन एक हम देख रहे थे उस दिन कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में लिखा हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर के पास, यानी प्रधानमंत्री के पास जो होता है एब्सोल्यूट पावर होता है, यानी कि एक वर्ड था उसमें, कुछ याद आ रहा है आपको, आप क्वेश्चन बना रहे थे? हाँ, हमको याद आ रहा है ना। मतलब वो कह रहे थे कि क्या लोकतंत्र में कौन कौन आते हैं कौन नहीं आते हैं, वही कहना था। हाँ, आते हैं, प्रधानमंत्री की शक्ति के बारे में था। हाँ हाँ, इसी टाइप का था। तो उसमें मेन यही था ना, लोकतंत्र में ही आते हैं, प्रधानमंत्री लोकतंत्र में आते हैं, लेकिन उसमें ये था, हाँ, निरपेक्ष शक्ति था उसमें, ठीक है, निरपेक्ष शक्ति था। निरपेक्ष मतलब कि उसका मतलब इतना पावर नहीं है कि वो सब कुछ कर सकता है, इसलिए मतलब प्रधानमंत्री के पास पूरा पावर नहीं है। मेन है जनता के पास पावर होता है, और जनता को मतलब एक तरह से हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके बदले शासन कर रहे हैं।
तो मेन ये ध्यान रखना है। हम क्वेश्चन जब देखेंगे तो फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आगे हम देखते हैं ये क्या है कि अच्छा हाँ अच्छा ये समानता के बारे में बात करना। विविध समानता मतलब यही कि इक्वलिटी के बारे में, कि अगर ये भी क्वेश्चन आपको आएगा कई बार लोकतंत्र वाले चैप्टर में कि समानता का सिद्धांत जो है उसका कैसे हमारे रियल लाइफ में प्रयोग होता है, वो जब क्वेश्चन देखेंगे तो देख लेंगे। डाइवर्सिटी है ना, तो जैसे क्लासरूम में भी डाइवर्सिटी को क्या स्वीकार करना है, और बच्चे अलग अलग भाषा के हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, तो एक तरह से पॉजिटिव बातें हैं, वो नेगेटिव बात नहीं है। विविधता उसे बोलते हैं ना। उसका संविधान के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा, संविधान कैसे क्या है, अधिकार एवं कर्तव्य, स्थानीय शासन है, स्थानीय मुद्दों की चर्चा है, ठीक है। ये सब तो ठीक है, हम लोग देखेंगे सिलेबस में, इसमें कोई इशू नहीं है उतना। अधिकार कर्तव्य का अब यहाँ पे TLM है, देखिए जो हम लोग रात भी पढ़ रहे थे, परसों भी पढ़े, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है ना। इसमें क्या क्या आता है, क्वेश्चन यही रहेगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल में निम्न में से कौन कौन सा आता है। मानचित्र हो गया, ग्लोब हो गया, चित्र हो गया, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, समाचार पत्र हो गया, ऐतिहासिक दस्तावेज हो गया, है ना, ICT एवं डिजिटल संसाधन हो गया। इस सब के माध्यम से क्या करेंगे, बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। अब 7वां पॉइंट है जो हमारा, वो है मूल्यांकन। अच्छा ये टॉपिक सिर्फ हमको थोड़ा सा 2-3 देखना है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, है ना। ये कई बार मतलब वो पूछता भी है ना। असेसमेंट क्या है, असेसमेंट बोलिए तो फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है भी है, ठीक है। और आगे कुछ है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। हाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट देखते हैं। देखिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग और फॉर्मेटिव, ये तीनों सिर्फ हम लोग का वो जो चैप्टर है ना CDP वाला जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उसमें वो लिखा हुआ नहीं है। और सारा जितना भी हम लोग देखेंगे सिलेबस CDP का, SST का, वो सब कुछ है। देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, इसका होता है सीखने को बेहतर बनाने के लिए किया गया आकलन। इसमें क्या होता है, सीखने के दौरान होता है, यही ध्यान रखना, यही हम लोग पूछा भी था, क्वेश्चन यहाँ से आता है। फॉर मतलब क्या होता है, के लिए, है ना। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग का इसका अर्थ है कि जब हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो उसी के लिए ना हम असेसमेंट करेंगे। फॉर का अर्थ होता है सीखने के दौरान, यानी कि हम बच्चों को भी पढ़ा ही रहे हैं, पढ़ाना खत्म नहीं किया, कि पूरा साल अंत खत्म नहीं हुआ है, तिमाही एग्जाम होता है, 6माही एग्जाम होता है, बीच में होता है, हम बच्चे के लिए पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब एग्जाम के मध्य में, यानी कि सीखने के दौरान जो करेंगे उसको बोलेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग, है ना। इससे पता यह चलता है कि बच्चे को कहाँ कठिनाई हो रही है ना। इसके आधार पर क्या करते हैं, हम टीचिंग में सुधार करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है इम्प्रूवमेंट करना, है ना। टीचिंग फॉर लर्निंग, सॉरी असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसमें क्या होता है, यह मुख्यतः फॉर्मेटिव असेसमेंट से जुड़ा होता है। इसमें हम करते क्या है कि देखिए फॉर याद रखना है, फॉर मतलब के लिए, है ना। अब बच्चा मान लीजिए एक साल तक के बाद मतलब उसका एग्जाम खत्म हो गया, आप उसके लिए पढ़ा पाएंगे नहीं। मतलब इसका मतलब यह है कि फॉर, यहीं से कंफ्यूज करेंगे क्वेश्चन में भी, फॉर लर्निंग क्या होगा, ऑफ क्या होगा। फॉर ऑफ ये समझना है, फॉर मतलब होता है के लिए। के लिए का अर्थ है कि हम बच्चों के लिए तभी तक करेंगे ना जब बच्चा हमारे क्लासरूम में पढ़ रहा है। और मान लीजिए उसका क्लास 6 का क्लास खत्म हो गया और ईयरली एग्जाम दे दिया, हो सकता है आपका बच्चा आपके स्कूल से नाम भी कटा लेगा ना, तब क्या आप पढ़ा पाएंगे, नहीं। यही स्टोरी याद रखना है कि फॉर मतलब के लिए, यानी कि जब तक बच्चा मेरे स्कूल में है तभी तक तो उसके लिए हम पढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि ये जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा यह हमेशा सीखने के दौरान होगा। लेकिन असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगा, वह क्या होगा, सीखने की मतलब एक अवधि पूरी होने के बाद, यानी कि हमने 1 साल पूरा कर लिया, लास्ट में उसका मूल्यांकन करेंगे कितना वो सीखा, अंत में उसका जब कितना उसका 1 साल के दौरान क्या हुआ। तो ये सीखने के दौरान होता है फॉर लर्निंग, और ऑफ लर्निंग होता है यानी कि अवधि पूरी होने के बाद किया जाता है। इतना ध्यान रखना है, समझे। यानी कि अवधि पूरी कब होता है, एक बच्चे का 1 साल में होता है ना, तो 1 साल के बाद जो करेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगा, उसका आकलन यानी कि 1 साल का आकलन, ऐसे समझना है, ठीक है। और असेसमेंट फॉर लर्निंग में उसके लिए आकलन कब तक के लिए, जब तक वो सीख रहा है, बीच में स्कूल नहीं छोड़ा 1 साल के बीच में, ठीक है। और ऑफ का उद्देश्य ये होता है, ये एक तरह से निर्णय करना होता है कि इसका मतलब मूल्यांकन करना कि उसका उपलब्धि या प्रदर्शन कैसा रहा पूरे 1 साल में, ठीक है।
और इसी को बोलते हैं समेटिव असेसमेंट, है ना। पहला को बोले फॉर मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट, और ऑफ मतलब समेटिव असेसमेंट। अंतिम में जो आने कहता है सबमिट कीजिए रिजल्ट जमा कीजिए, या फिर अपना रिपोर्ट कार्ड जमा कीजिए, कहता है ना बच्चों को या टीचर को कहा जाता है बच्चे का रिपोर्ट कार्ड जमा कीजिए, यानी कि अंतिम में सबमिट करेगा ना। तो जब असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो, ये कब कहा जाएगा, समेटिव में आएगा फॉर्मेटिव में आएगा? मतलब लास्ट में आप ऑफ कह रहे हैं, हाँ तो क्या आएगा इसमें, फॉर्मेटिव होगा समेटिव होगा? लास्ट में आएगा। अरे लास्ट में बोले समेटिव होगा फॉर्मेटिव होगा, ये हम पूछ रहे हैं। समेटिव होगा। ये बोलेगा ना कि लास्ट में क्या होगा, मतलब वर्ड बोलना है, कीवर्ड बोलोगे तभी। सारा सीटेट कीवर्ड का ही खेल है, कीवर्ड नहीं बोलोगे वहां जाके गोल हो जाएगा दिमाग, कहानी याद रहेगा कीवर्ड याद नहीं रहेगा, दिक्कत होगा। तो इसका मतलब है अब दोनों समझ में आ गया। यही हमारे पूरे सीडीपी में ना ये टॉपिक हम देखे उसमें नहीं था, समझे। और सब हम लोग का अभी देखेंगे, जो हम सिलेबस देख रहे हैं वो था और मिल भी जाएगा। यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग सीखने के दौरान, बोलिए मेरे साथ, सीखने के दौरान। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग सीखने के पहले। फिर मारेंगे, सीखने के पहले होता है। नहीं, उसके जब वो क्लासरूम में है तब ना। अरे यार मेरा वर्ड पे ध्यान दो, असेसमेंट ऑफ लर्निंग करें तो क्लासरूम में रहेगा। नहीं, वो तो बाद में रहेगा। बाद में कब रहेगा? एक साल के बाद ना, सीखने के बाद उपलब्धि मापेंगे तब। ध्यान रखो, यहाँ इधर उधर गेट लगा के पूरा ध्यान सुनो, ये मम्मी क्या बोल रही है क्या बोल रही, इधर ध्यान जाएगा, फिर मेरा वर्ड का ऐसे समझ में नहीं आएगा, फिर पता चला कि मेहनत बेकार हो गया इतना। ठीक है। फॉर मतलब क्या के लिए, हम उतना तो बच्चा को समझाए, कोई ऐसे नहीं समझाता है, जाकर देख लीजिए मानसी और वो सचिन, ठीक है पढ़ाता अच्छा है, हम जैसे समझा रहे हैं ना आप देख लीजिए यूट्यूब पे, मतलब उस तरह से नहीं बताएगा। एग्जाम्पल दे कैसे से करके रियल लाइफ से जोड़ के, इसी से बच्चा फेल करता है सीटेट में मैक्सिमम, समझे। जैसे ही ऑफ आएगा इसका मतलब सीखने के बाद करेंगे, यानी कि 1 साल के बाद, याद रखना ऑफ यानी कि 1 साल के बाद। हम जब बोलते हैं हिंदी में 1 साल के बाद, उसमें के आता है ना, का इंग्लिश क्या होता है, ऑफ होता है ना, हो गया सीखने के बाद। असेसमेंट फॉर लर्निंग सीखने के लिए किसके लिए, बच्चे के लिए। और बच्चा आपका कब तक रहेगा, 1 साल के अंदर, यानी कि जब बीच में पढ़ रहा है, यानी कि उसमें सुधार तभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए असेसमेंट फॉर लर्निंग का उद्देश्य होता है सीखने के दौरान सुधार करना, बस एक लाइन, ठीक है। इतना बोलने के बाद लास्ट में यही ध्यान रखना है। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग का होता है सीखने के बाद उपलब्धि उसका देखना कि कितना उपलब्धि हुआ है, ठीक है। और फॉर्मेटिव किस में आएगा, फॉर्मेटिव आएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग में। किस में आएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग में। और समेटिव किस में आएगा, असेसमेंट फॉर ऑफ लर्निंग में। ऑफ लर्निंग, ठीक है, ये टॉपिक क्लियर हो गया। और यही सवाल आता है, भर भर के सवाल आता है, और गलती भी स्टूडेंट बहुत करता है, क्योंकि वो दे देगा, अभी हम जो बोले उसी को सेंटेंस में बना देगा। एक बच्चा है, उसका ये प्रॉब्लम है, और सीखने के दौरान ये प्रॉब्लम आता है, तो ये किस में आएगा, सीखने के दौरान असेसमेंट फॉर लर्निंग, है ना। फिर बोलेगा कि एक बच्चा है, और एक बच्चा होता है कि एक साल अवधि पूरा कर लिया, और उसको हमको रिपोर्ट कार्ड जब बनाते हैं तो पता चलता है बच्चा का ये मतलब उपलब्धि रहा है, तो ये लास्ट में आ जाएगा, यानी कि अंतिम बता रहा है। किसमें आएगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। हाँ ठीक है, ये ध्यान रखना है। वही देखिए मूल्यांकन, अब आइए सिलेबस पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मूल्यांकन में, असेसमेंट फॉर खत्म हो गया, असेसमेंट ऑफ लर्निंग समझ में आ गया, है ना। फॉर्मेटिव असेसमेंट समझ में आ गया, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग में आ जाता है। और समेटिव असेसमेंट आता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आ जाता है ना। डायग्नोस्टिक असेसमेंट, है ना, जो हम लोग इससे पहले पढ़े हुए हैं, उसमें हमारे सिलेबस में था, है ना, कि डायग्नोस हम कब करते हैं, जब कारण ढूंढ लेते हैं, है ना, उसके बाद जाके हम उसका उपचार करते हैं, है ना। तो डायग्नोस करते हैं, यानी कि बच्चे के कारण को ढूंढना होता है कि क्या बच्चे का समस्या क्या है ना, डायग्नोस करना। मतलब जो डॉक्टर भी क्या करता है, पहले डायग्नोस करता है, बाद में उपचार करता है। इसीलिए देखना क्लास में रेमेडियल टीचिंग है, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण। पहले हम क्या है, पहले है डायग्नोस करेंगे, यानी कारण जानेंगे, ठीक है। डायग्नोस मतलब कारण जानना, बच्चे का कारण जानना। और रेमेडियल में उसका उपचार कर रहे हैं, यानी कि उसको हम बता रहे हैं कि अच्छा बाबू तुम्हें ये प्रॉब्लम है ना, तुम ऐसा करो। इसीलिए उसी सीक्वेंस में लिखा हुआ भी है, डायग्नोस पहले, उसका रेमेडियल, ठीक है। और सीखने की कठिनाई की, ठीक है, रेमेडियल में लास्ट में उसको समाधान बताएंगे, और डायग्नोस में कारण ढूंढेंगे, ठीक है। इसमें आ गया सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना, है ना, रेमेडियल टीचिंग में। उसी नीचे आएगा सीखने की कठिनाइयों का पहचान करना, ये पॉइंट को लिखा हुआ ऊपर में। अच्छा, कठिनाइयों को पहचान करना, ये भी ध्यान रखना है, बच्चे को जो पढ़ाएंगे उसकी कठिनाई को पहचान करेंगे। रेमेडियल,
हाँ रेमेडियल रेमेडियल मतलब उपचार करना या समाधान हाँ बताना, और हाँ डायग्नोस्टिक मतलब बच्चों मतलब के कारण जानना, बच्चों कारण की जानना। समस्या जानना, हाँ कारण जानना। हाँ ठीक है, चलिए। ठीक अब है 8वां है विविधता एवं समावेशी, है ना। इसमें क्या है हाँ कि क्वेश्चन इससे भी क्वेश्चन बहुत आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला पॉइंट। 8वां है ना, 8वां वाला आठवां। विविधता एवं समावेशी कक्षा। ये हम लोग ऊपर में पढ़े हुए हैं सीडीपी में, उसी का पॉइंट है, लेकिन इसमें एक सवाल बहुत इसलिए आता है क्योंकि ये हमारा पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ भी है, और ये हमारा इतिहास से भी है, ज्योग्राफी, तीनों से है। यह है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता। यानी कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता में जो भी चीज आपको दिखाई देती है, हमारा जैसे कि जाति हो गया, है ना, हमारा धर्म हो गया, हमारा पहनावा हो गया, यही सवाल आएगा कि मतलब बच्चे जो है क्लासरूम में इस धर्म के हैं, इस जाति के हैं, इस तरह से किसका संकेत है, तो विविधता समावेशी से समावेशी कक्षा का उदाहरण है। तो वही सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो विविधता है वो हमें उसको एक तरह से सेलिब्रेट करना होता है, यानी कि उसको स्वीकार करना चाहिए, और उसको कभी भी हम नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। दूसरा लैंगिक समानता है ना, उसमें मतलब महिलाएं हैं पुरुष हैं, वो दोनों के बारे में बात करेगा कि खास करके इसकी समानता की बात करेगा कि जैसे कि एग्जाम में कोई बच्चा है, सर एग्जाम करते हैं, बुक कुछ किताब में लिखा रहता है, कोई एक कार्टून बना हुआ है, तो कार्टून में क्या है कि वो उसमें कार्टून के माध्यम से समझाता है कि लैंगिक भेदभाव कैसे होगा, तो उसमें कहेगा कि नहीं, पुरुष का जो अधिकार है वो महिलाओं का भी होना चाहिए, सवाल जवाब के माध्यम से। यानी कि जो पुरुष के पास अधिकार है वही महिलाओं के पास जब होगा तो वही कहला जाएगा लैंगिक समानता। जैसे पढ़ने का अधिकार है ना, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, और नौकरी करने का अधिकार है। वो एक सब्सिडी दे देगा कि मान लीजिए रूपा ये है, रूपा ये यहाँ करना चाहती है, लेकिन जो उसका मतलब ये जो उसका पति है वो उसको करने से रोकता है। एक ऑप्शन दे देगा कि ठीक है, रूपा है, उसका हस्बैंड भी है, वो भी है, दोनों एक साथ काम करती है एक ही वर्क ऑफिस में, है ना, तो वहाँ पे क्या है, इसका मतलब है कि वो लैंगिक समानता को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है ना। तो इस तरह से उदाहरण देगा, उदाहरण के माध्यम से पूछेगा ये लैंगिक समानता का उदाहरण है या लैंगिक असमानता का उदाहरण है, तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा लैंगिक समानता यानी कि दोनों को अवसर मिल रहा है। अच्छा, तीसरा है अलग अलग क्षमता वाले विद्यार्थी, है ना। अलग अलग क्षमता का जो विद्यार्थी है उसको अलग अलग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसका क्या डिफरेंस, उसका नीड क्या है ना, उसके नीड के मुताबिक उसको ट्रीटमेंट करना है ना। और अगला पॉइंट है पूर्वाग्रह और रूढ़ियाँ। पूर्वाग्रह यानी कि पहले से हम लोग महिलाओं के बारे में या किसी धर्म के बारे में धारणा बनाते हैं। मुस्लिम जैसे क्वेश्चन आएगा कि एक लड़की है मुस्लिम है, वो मतलब समाज में इस तरह का सवाल आएगा कि उससे फिर बोलेगा कि ये किस मतलब समस्या से ग्रसित है, ये मतलब बच्चे या फिर इस तरह की जो समस्या है, तो पूर्वाग्रह हो जाएगा। पूर्वाग्रह का मतलब होता है पहले से बनी हुई धारणा, है ना। हम लोग पहले सोच लिया कि वैसे मुस्लिम के बारे में ज्यादा सवाल आता है, मुस्लिम के बारे में, महिलाओं के बारे में, कि मुस्लिम जो लोग होते हैं मान लीजिए उसके धर्म के बारे में हम लोग पहले कुछ धारणा बना लेते हैं कि कट्टर होता है, ये होता है, मतलब बहुत गंदी गंदी बात सोच लेते हैं मुस्लिम के बारे में, महिलाओं के बारे में। तो उसी को वो दूर करने का प्रयास करता है टीचिंग के माध्यम से और मतलब वही शिक्षण के माध्यम से, ताकि बच्चे में बचपन से ना मुस्लिम के प्रति या हिंदू या किसी भी जाति या किसी धर्म के प्रति पूर्वाग्रह ना रहे, महिलाओं के प्रति कोई रूढ़ियां ना रहे कि उसको नहीं पढ़ाना चाहिए, ये नहीं, ये सब जो बाद में होकर जो इंसान बोलता है, इसका मतलब है बचपन में ना उसको पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं किया गया है ना, उसको उस तरह का पढ़ाई नहीं करने का अवसर मिला, तो उसको कोई समझा सके कि अच्छा ये सब गलत बात है। इसीलिए ये सब टॉपिक दिया गया है किसमें, सीडीपी में, समझे, ताकि बच्चे समझ पाए कि नहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित हमें नहीं रहना है, सभी बराबर है और सबके लिए हमारा सम्मान होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है सभी बच्चों की भागीदारी, है ना। इसमें सभी बच्चों की भागीदारी करना है, चाहे बच्चा विकलांग हो, चाहे बच्चा वो थोड़ा सा मुख बधिर हो, नहीं सुन पाता है, लेकिन सबको शामिल करते हुए उसकी जरूरत के मुताबिक हमको समावेशी शिक्षा देना है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब देखने समझने के बाद देखना कि लास्ट में बताया गया है कि बच्चा इतिहास की घटनाओं को केवल रटने के बजाय उसके कारण और परिणाम समझे, इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, है ना। चर्चा, प्रश्नोत्तरी, सामग्री, कारण परिणाम की विश्लेषण आधारित गतिविधियां करनी चाहिए, है ना। तो ये है मेन सीटेट पेडागोजी में बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, सबसे महत्वपूर्ण है केवल ये सबसे महत्वपूर्ण है, केवल क्या पढ़ाया जाए ये नहीं, है ना, कैसे पढ़ाया जाए। देखिएगा जितना हम लोग बातचीत अभी तक किए हैं वो इसी के बारे में किया कि भाई कैसे पढ़ाना है, ये थोड़े बात किया कि क्या पढ़ाना है, इतिहास में ये टॉपिक पढ़ाना है। इसका मतलब है
कि सीडीपी जो है सोशल साइंस का वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम तो पढ़ा तो रहे हैं लेकिन पढ़ा कैसे रहे हैं, समझ में आया। तो ये जो है ना पूरा हमारा सिलेबस था और डिस्कस करना हमें लगता है जरूरी था, है ना। यस। हाँ ये डिस्कस हो गया ना। देखिए अब हम क्वेश्चन जब कुछ भी देखेंगे ना तो हमारा दिमाग दिखेगा बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक बार हम ना सीटेट का ना जो सिलेबस सोशल साइंस का है वो देख लेते हैं। आपको भेजे हैं कमल, देखिए तो ये वाला ये मतलब सिलेबस है, नेट ऑन कीजिए। तो इसमें नेट ऑन कीजिए ना। हाँ किए आया। वो तो वही वाला है, वो जो हम लोग डिस्कस किए। अच्छा वही वो है क्या हिमांशी सिंह? ये देखिए ये क्या है, सीडीपी का बाल शिक्षण सिलेबस, ये तो हम लोग कर लिए हैं। वो वाला है, वो वाला कहाँ है, वो वाला दूसरा पेज में। अच्छा वो जो दिए थे ना उसमें होगा, जो हम लोग सेंड किए थे शुरू में सीटेट सिलेबस जो 6 to 8 का है वो ओपन कीजिए, सबसे ऊपर वाला है ना। कौन सा? अरे अच्छा अभी ये सबसे ऊपर वाला ना? हाँ सबसे ऊपर 6 to 8। इसमें नहीं है ना तब? नहीं उसको छोड़ दीजिए ना, जो अभी सबसे ऊपर में भेजे थे ना शुरू में 6 to 8 जो लिखा हुआ है ना, जो मतलब है कितना 5 पेज का जो है वो वाला। हाँ हाँ देखिए इसमें क्या है, हमारा पूरा ये सिलेबस है, यानी कि 90 मार्क्स का पूरा सिलेबस है ना ये वाला। अच्छा इसमें सब सारा दिया हुआ है, पूरा सिलेबस है। तो सब थोड़ा सा एक बार हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं, खाली मतलब ऊपर ऊपर। देखिए 30 नंबर का जो हम लोग का सीडीपी पूछेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, है ना। उसमें हम कहाँ तक पहुँचे हैं देखिए। पहला हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर लिए हैं, है ना। विकास की अवधारणा, सीखने के संबंध, है ना। बच्चे के विकास के सिद्धांत, वो सब, अनुवांशिकता, पर्यावरण, समाजीकरण हम लोग रात पढ़ रहे थे ना समाजीकरण। उसका प्याजे कोडवर्ग मैगॉट से हम लोग पढ़ लिए हैं, है ना। बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा हम रात पढ़ रहे थे, वो भी है ना। मल्टी डायमेंशन बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत जो है ना वो गार्डनर का, गार्डनर का था ना। हाँ तो गार्डनर वाला था वो भी देख लिए। लैंग्वेज एंड थॉट भी देख लिए, भाषा और विचार में कौन पहले क्या आता है ना, ये सब जो है। उसके बाद लिंग पूर्वाग्रह ये सब अभी जो देख रहे थे, रात भी देखे थे। जेंडर जो था ना, जेंडर और मेल फीमेल है ना, जेंडर के बारे में था कि जेंडर क्या है, एक सामाजिक मतलब ये टर्म है, लेकिन जो सेक्स है एक बायोलॉजिकल टर्म है। इसमें मेल फीमेल आता है, सेक्स में मेल फीमेल, और जेंडर में आ जाता है महिला पुरुष। तो महिला पुरुष समाज बनाता है, लेकिन जो हमारा अब तो 3 प्रकार का वो होता है, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर, है ना। तो ये बायोलॉजिकल है ना, ये ध्यान रखना है। ये वाला बात जो हम रात पढ़ रहे थे, भाषा जाति ये सब देखिए। सीखने और आकलन के सीखने के सिद्धांत ये सब हम लोग देख रहे हैं। अभी देखिए हम लोग ये सब देख रहे हैं, फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट शिक्षण आकलन के लिए, ये सब। हाँ ये सब तो है ही, यानी कि लगभग हमारा ना कंप्लीट है। रात हम जब देखेंगे, देखना कि बहुत सारा टॉपिक जो है इसमें ये सब कवर हो जाएगा, बचा हुआ जो है, ठीक है। लर्निंग एंड पेडागोजी, बच्चे कैसे सीखते हैं समझते हैं ना। बच्चा एक समाधान करता होता है, वैज्ञानिक अन्वेषक होता है। सिलेबस में याद रहेगा तो क्वेश्चन बहुत बन जाएगा, समझे। सिलेबस को बार बार पढ़ना है, क्या कुछ सिलेबस में वो सब वर्ड दिया हुआ है जो क्वेश्चन में दिखेगा, समझे। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग का 30 नंबर का क्या है, हिंदी है। उसमें 15 नंबर का पेडागोजी ही है ना। पेडागोजी में सीखना वाला देखिए सब हम लोग देख ही लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी इस पर डिस्कस थोड़ी करेंगे। हम लोग का मैथ नहीं है। अच्छा वहाँ बनाने जाएंगे क्वेश्चन एग्जाम देने, तो गलती नहीं करना है, मैथ वाला नहीं बनाने लग जाना है, समझे। मैथ वाला नहीं बनाना है, क्योंकि वो उसके लिए है। हम लोग को डायरेक्ट सोशल साइंस में उसको क्लिक करना है। तो एक लड़का ऐसे ही किया था, वो गलती किया था कि वो जाके सीटेट वाला अपना उसका सोशल साइंस था वो, और उसका मतलब बना के आ गया और वो छोड़ दिया, तो उसका पूरा एग्जाम खराब हो गया। वहाँ पे सारा ऑप्शन रहेगा, लेकिन हमको अपना अपना में मतलब ढूंढना है, सोशल साइंस में सेक्शन वाले में, ठीक है। तो अब इसमें हाँ एक मिनट, अब हमारा आगे जो है ये सब देख लिए। मैथ हमको बनाना है नहीं। सामाजिक अध्ययन जो देखिए है ना 60 नंबर का है ना। 40 नंबर देखिए क्या है, इतिहास को हम देखते हैं। देखिए ये सारा जो टॉपिक है ना ओल्ड एनसीईआरटी का नहीं है, ये सब क्या है न्यू एनसीईआरटी का है। और न्यू एनसीईआरटी से पूछा, पहला चैप्टर है कब, कहाँ और कैसे, है ना। सबसे पुराना समाज,
पहले किसान चरवाहे, पहले शहर, प्रारंभिक राज, यानी कि इसका मतलब ये है नए विचार, पहला साम्राज्य। पहला जो पूरा चैप्टर है ना 6 क्लास का हिस्ट्री का, इसमें पूरा दे दिया है, समझे। इसमें हम लोग का जो है 6 में है एंशियंट इंडिया, समझे, 7 में मध्यकालीन भारत है, और 8 में मॉडर्न है, समझे। इसी का सब एक साथ दे दिया है पूरा सिलेबस। तो हम लोगों का क्या है ना कि एक क्लास 6 का शुरू करेंगे, उसमें पूरा एंशियंट पहले कर लेंगे, है ना, फिर 7 का मिडाइवल कर लेंगे, और 8 क्लास का जो 2 किताब है, ऐसा मिला 4 किताब पढ़ना हिस्ट्री में हम लोग को। और उसी 4 में से पहले क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कैसे पूछ रहा है, और टॉपिक जो महत्वपूर्ण है उसमें से जो मेन पॉइंट, हाँ ये ध्यान रखना है कि इतना जो हम चर्चा किए हैं ना, देखिएगा जब सवाल देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि इतना तो हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ लिए, लेकिन उसमें सवाल वो पूछ ही नहीं रहा है, समझे। उस सवाल पूछ रहा है, टॉपिक वही है, हाँ 1-2 सवाल मान जो फैक्चुअल टाइप का है कि मान लो कौन सा राजभाषा का आधार पे कब बना, ये सब वो 1-2 को पूछ लेगा। लेकिन कम से कम 40 सवाल में से देखेगा 30 सवाल आपका ऐसा है जो टॉपिक वही है जो आप एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट वो एक लाइन उठा के नहीं पूछ रहा है कहीं से भी। ये सीटेट में इसीलिए बच्चे फेल करते हैं, बहुत 5% रिजल्ट होता है, क्योंकि वो उसको किसी कोचिंग का नोट्स लेकर रट के जाता है, या उसको लगता है हम सोल्यूशन पढ़ लेते हैं, ये क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं आता है उससे, और वो उसका सिलेबस ही नहीं है। यही समझना है सस्ती में। इसका सिलेबस देखिए हम लोग कितना डिटेल में डिस्कस किए कि कैसे मतलब सीखना है, सिखाना है, और जैसे सीखना सिखाना है सवाल भी तो ऐसा ही रहेगा आपसे। यानी कि अब ये समझाना हम चाह रहे हैं कि जो बच्चा लुसेंट पढ़ के जाता है, जो बच्चा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ के जाता है फिर भी नहीं बनता, उसका कारण यह है कि जो पेडागोजी है एसएसटी का, वही आधार पे आपसे सवाल पूछ के आपसे टेस्ट कर रहा है। जो बच्चों का बाद में लोकतंत्र पढ़ाएंगे पेडागोजी का इस्तेमाल करके, क्या आप लोकतंत्र समझे हैं खुद, समझ में आया। इसीलिए एसएसटी को हम लोग को उस दृष्टिकोण से पढ़ना है, इतिहास को, भूगोल को, कम से कम क्लास 8 तक, समझे। और हमें लगता है पूरे मतलब जहाँ भी सवाल तब पूछता है ना, बीपीएससी में भी कई बार या यूपीएससी में, वो इसी पेडागोजी का इस्तेमाल करता है जो पेडागोजी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, समझे। क्योंकि वो कार्य कारण परिणाम पे चला जाता है क्वेश्चन को लेकर, और 1857 क्रांति दिया हुआ एनसीईआरटी में, तो वहाँ पे, लेकिन वो ऐसे नहीं पूछेगा, उसमें देखेगा 3-4 पॉइंट शामिल कर देगा, ये कारण था, ये परिणाम हुआ, तो वो समझने के लिए कह रहा है, समझे। तो ये जो 20 क्वेश्चन हम देखेंगे वो इसी तरीके से देखेंगे कि पेडागोजी क्या है, और 40 क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे हम पेडागोजी के आधार पे सॉल्व करेंगे, और थोड़ा फैक्चुअल रहेगा, कार्य कारण परिणाम क्या उसको हम देखेंगे। तो अब हम इसको मतलब यही समाप्त करते हैं, समझे। ये मतलब पूरा सिलेबस डिस्कस लगभग हो गया, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं ये इसमें क्या है, क्या देखेंगे, वही सब है इतिहास में, वो है भूगोल में, वही है कि जैसे जो टॉपिक है सब एनसीईआरटी का उसको एक साथ लिख दिया है। और पॉलिटिकल साइंस में विविधता है, सरकार है। अच्छा विविधता, देखिए विविधता को हम समझेंगे टॉपिक के माध्यम से, वो फिर क्वेश्चन देगा विविधता वाला अपने तरीके से। विविधता अगर समझ गए तब सरकार क्या होती है, स्थानीय सरकार क्या होती है ना। उसके बाद ये सब टॉपिक है, संविधान क्या है, लिंग भेद क्या है, संसदीय सरकार क्या होती है, न्यायपालिका क्या है, ये सब हम लोग देख लेंगे। यानी कि अभी 40 मिनट की जो क्लास हुई है इसमें सिर्फ हम ये समझे कि हमको एसएसटी पढ़ना कैसे है, सवाल कैसे आएगा, और हमसे एसएसटी में किस प्रकार के माइंडसेट की उम्मीद करता है, मतलब सीटेट में, और सवाल सॉल्व कैसे होगा, है ना। तो अब देखते हैं हम कम से कम 10-15 सवाल भी देख लेते हैं, तब आज की क्लास समाप्त करेंगे, है ना। तो ज्यादा सही रहेगा ताकि आइडिया थोड़ा बहुत हो जाए। कितना टाइम हुआ? 8:40 हुआ। ठीक, हम लोग 9 बजे तक इसको हम देखते हैं। अच्छा यहाँ पे रिकॉर्डिंग आप बंद कीजिए, तो फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे, है ना, ताकि हम